मैं ज्योति सिंगौर। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं इकाई 6 का भाग 2 लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। इसमें हम शेष बचे हुए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इकाई 6 का जो पहला भाग था उसमें हमने देख लिया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये जो 2 अंक के प्रश्न हैं इनको हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम केवल ये 4 अंक के प्रश्न और 5 अंक के प्रश्न हैं, इन दोनों को बस आज हम समझेंगे। 4 अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था का। ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था का कृषकों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी किसानों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था अंग्रेजी शासन का। एक प्रश्न और हमारे दीर्घ उत्तरीय 5 अंक के प्रश्न का प्रश्न है ये, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। तो ये जो दोनों प्रश्न है लगभग एक से हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने एक साथ लिख दिया है, जिससे परीक्षा का समय भी कम है, तो आप दोनों प्रश्नों को एक साथ तैयार कर सकें। सबसे पहला है हमारा ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था का कृषकों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला था हमारा पिछड़ी हुई कृषि। कृषकों की निर्धनता तथा जमींदारों और सरकार की कृषि के विकास में रुचि न होने के कारण भारतीय कृषि का पिछड़ापन बढ़ता गया। अच्छे बीज, खाद, सिंचाई व्यवस्था का अभाव, कृषि के पुराने ढंग के कारण कृषि क्षेत्र की उत्पादकता कम हो गई। यानी हमारे देश में जो औपनिवेशिक शासन था, इस वक्त हमारी जो कृषि थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी, क्योंकि जमींदार और जो अंग्रेजी सरकार थी वो कृषकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। उन्होंने कोई सिंचाई व्यवस्था, खाद या उन्नत बीज, इस तरह का कोई भी नया वैज्ञानिक विधि, इस तरह किसी भी चीज का नए तकनीक का उपयोग नहीं किया गया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो कृषि की उत्पादकता है वो बहुत कम थी। दूसरा पॉइंट है हमारा अनिश्चितता की अधिक मात्रा। कृषि में अधिक मात्रा में अनिश्चितता पाई जाती थी, क्योंकि इसकी वर्षा पर निर्भरता बहुत अधिक थी। यदि अच्छी वर्षा हुई, इसका मतलब है उत्पादन अधिक हो जाता था। कम वर्षा का अर्थ होता था कम उत्पादन। ब्रिटिश शासन काल में ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया कि जिससे सिंचाई के स्थायी साधन जैसे नहर है, कुआं है, इनका विस्तार संभव हो सके। एक ये कारण भी है पुरानी तकनीक का प्रयोग। कृषि के पिछड़ेपन और गतिहीनता का मुख्य कारण उत्पादन तकनीक का निम्न स्तर का होना था। हमारे पास जो सुविधाएं थी वो कैसी थी? नगण्य थी, जिसकी वजह से उत्पादकता हमारी बहुत कम थी। कृषि का व्यापारीकरण। देश में कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यापारीकरण के कारण नकदी फसल का उत्पादन बढ़ गया, किंतु उस उत्पादकता का लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि उन्हें खाद्यान्न की खेती के स्थान पर, देखो, खाने की खेती के स्थान पर नगदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में हमारे नील की खेती कराई जाती थी। वो नील की खेती करते थे किसान, परंतु वो खुद के खाने के लिए अनाज का उत्पादन नहीं कर पाते थे। तो खुद के खाने के लिए वो बाजार से खरीदते थे, और ये जो नील का उत्पादन होता था इसकी खरीदी अंग्रेज खुद करते थे, और वो कम दाम पे खरीदते थे। तो इस तरह से कृषि का जो व्यापारीकरण हुआ, लेकिन इसका लाभ भारतीय किसानों को बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ। पांचवा पॉइंट है हमारा भू राजस्व प्रणाली। भारत में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक अनूठी प्रणाली को प्रस्तावित किया। इसने सरकार, भूस्वामी और भूमि को जोतने वालों के बीच में एक त्रिकोणीय संबंध स्थापित कर दिया। इनके समय में जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रथा शुरू हो गई। इन प्रथा के कारण सरकार और किसानों के बीच कई मध्यस्थ हो गए, कई मीडिएटर हो गए। अब जितने ज्यादा मीडिएटर होंगे उतना ही अधिक नुकसान होगा, और नुकसान किसका हो रहा था? किसान का हो रहा था। इनको अधिक से अधिक लगान देना पड़ रहा था जमींदारों के कारण, और इसका कृषि उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि किसानों के पास लागत ही नहीं बच रही थी। जितना भी वो कमा रहे थे लगान के रूप में सरकार को या जमींदारों को जमा कर दे रहे थे। जमींदार जो थे वो एकदम स्वतंत्र थे, वो जितनी चाहे राशि किसानों से वसूल कर सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ
कि जो किसान थे उनका शोषण प्रारंभ हो गया और जमींदार जो थे वो मालिक बन गए और वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से जीने लगे और एक शानदार जीवन शैली वो जीने लगे, वो रईस होते गए और किसान जो था वो बहुत ज्यादा गरीब होता गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो प्रणाली थी जमींदारी प्रथा, इसकी वजह से भारतीय कृषि है इसका बहुत अधिक नुकसान हुआ और ये सब नतीजों से हमको ये निकल के आया कि हमारे देश की जो उत्पादकता थी वो निम्न हो गई और अनिश्चितता भी बहुत थी क्योंकि जो कृषि थी वो वर्षा पे निर्भर थी। इस तरह से आप अपने मन से इनका उत्तर लिखने का प्रयास करिए। ये प्रश्न भी बहुत सरल है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के 4 उद्देश्यों को लिखिए। ये हमारे देश में स्वतंत्र हुआ, इसके बाद हमारी पंचवर्षीय योजना चालू हो गई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? आज आप वीडियो देख रहे हैं या समझ रहे हैं, आपका उद्देश्य है ना कि कक्षा 11वीं पास होना है। इसी प्रकार कोई भी जो काम होता है वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए हम करते हैं। हमारे देश में ये जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी, ये किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के शुरू हुई थी, इसको हमको इस उत्तर में लिखना है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब आप जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि। यदि हमारे देश का उत्पादन बढ़ जाएगा तो हमारे देश की जो आधी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से जो पंचवर्षीय उस समय की जब हम स्वतंत्र हुए थे तो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे देश में बेरोजगारी की और निर्धनता की। तो जो पंचवर्षीय योजना थी उसका सबसे पहला उद्देश्य था कि हमको अपने देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना है। सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने से तात्पर्य है जितनी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं इनके उत्पादन में वृद्धि करना है। जब समय की एक लंबी अवधि में वस्तुओं और सेवाओं में निरंतर वृद्धि होगी तो हमारे देश में आर्थिक समृद्धि आ जाएगी और आर्थिक समृद्धि लाने के लिए इन्होंने 2 योजना बनाई थी कि देश के संसाधनों में वृद्धि करना और उत्पादकता में वृद्धि करना। यह देश के संसाधन भी बढ़ाना है और देश में उत्पादकता भी बढ़ाना है। यानी हमारे देश के जो संसाधन हैं उनका पूरी तरह से उपयोग करना है जिससे हमारे देश की जीडीपी में वृद्धि हो सके। दूसरा पॉइंट है हमारा पूर्ण रोजगार। मैंने अभी बताया था कि जब हम आजाद हुए थे तो हमारे देश में निर्धनता और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या थी। तो पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ऐसी स्थिति होती है जिसमें उन सभी लोगों को काम करने के जो योग्य हैं, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक हैं और उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है, उन्हें हम रोजगार कहते हैं ना। अन्य शब्दों में उन सभी लोगों को मिलना चाहिए काम जो काम करने के इच्छुक हैं। परंतु उस समय में क्या था कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत थी, लोगों के पास कोई काम नहीं था। तो जो भारत में योजना बनी थी पंचवर्षीय, उसका मुख्य टारगेट ये था कि इस तरह की योजनाएं शुरू करें, इस तरह के उद्योग धंधे शुरू किए जाएं कि अधिक से अधिक लोगों को विकास की प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, उनको काम मिल सके और उनको लाभ भी प्राप्त हो सके। तीसरा पॉइंट है आय की असमानता दूर करना। आर्थिक समृद्धि अर्थहीन हो जाएगी यदि लाभ समाज के केवल कुछ लोगों को ही प्राप्त होंगे। इसीलिए ऐसे समाज में जहां सभी समृद्धियों का लाभ समाज के सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए जिससे आय का बंटवारा उचित हो सके और आर्थिक समानता हो सके। विकास योजनाओं का उद्देश्य जो था मुख्य, वो आय तथा संपत्ति की असमानता को दूर करना था। आर्थिक असमानता के कारण धनी वर्ग अधिक धनी और निर्धन वर्ग अधिक निर्धन हो जाता है। तो हमारे देश की जितनी भी पंचवर्षीय योजना है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि धनी वर्ग से अधिक कर लिया जाता है और जो गरीब वर्ग है उनको बहुत सारी सामाजिक योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? हमारे देश की जो आय असमान हो रही है इसको दूर कर सके जिससे सभी को समाज में एक सा लाभ प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट है हमारा आधुनिकीकरण।
आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण से क्या मतलब है? मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी को उन्नत करना और अपनाना है। आधुनिक नई तकनीक को। आधुनिक युग विज्ञान और नई खोज का युग है। आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना का एक ये भी उद्देश्य था कि हम इस तरह की प्रौद्योगिकी लाएं कि हमारे देश की उत्पादन क्षमता बढ़ सके। इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य थे, मैं यहाँ केवल पॉइंट लिख दे रही हूँ, आप चाहो तो इसका डिटेल लिख सकते हो अपने मन से। सर्वांगीण विकास करना देश का, सामाजिक कल्याण करना, हमारे देश के जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि करना। जीवन स्तर में वृद्धि कैसे होगी? जीवन स्तर में वृद्धि ऐसे होगी कि प्रति व्यक्ति आय, कीमत स्थिरता, यदि आय का स्तर एक समान रहेगा तो हमारा जीवन स्तर भी बढ़ जाएगा। क्षेत्रीय विकास, कुछ क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं जो बहुत पिछड़े हैं। आप भी देखते हैं कि कुछ राज्य बहुत गरीब हैं और कुछ राज्य जैसे केरल है, महाराष्ट्र है, वो कितना ज्यादा विकसित हो चुका है। या आप देखो महाराष्ट्र हमारे देश का जितनी व्यापारिक गतिविधि का केंद्र है। तो पंचवर्षीय योजना का ये भी उद्देश्य था कि सभी क्षेत्रों का विकास किया जाए, आर्थिक स्थिरता लाना और हमारे देश को आत्मनिर्भर करना। तो ये भी सभी उद्देश्य हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बहुत बड़ा होता है। यदि आपको इनमें से कोई भी कठिन लग रहा है तो इन पॉइंट को भी आप याद करके लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुआयामी शोषण किया गया। यानी अंग्रेजी शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुआयामी शोषण किया गया। बहुआयामी का मतलब है हर क्षेत्र में शोषण किया गया। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कृषि का क्षेत्र अकेले का या उद्योग का या समाज का। बहुआयामी शोषण से तात्पर्य हर क्षेत्र में भारतीयों का शोषण हुआ। एक प्रश्न और हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक का है, उसमें यह प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश साम्राज्य के 5 हानिकारक प्रभाव बताइए। यानी ये जो दोनों प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था शोषण का शिकार हुई। ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में शोषण किया गया, जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है कृषि का औपनिवेशिक शोषण। कृषि का शोषण भू राजस्व की जमींदारी की प्रथा के द्वारा किया गया। जो कृषि का नाम आते ही आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि जमींदार। जमींदार ही आज की फिल्म में जो एक खलनायक होता है, डॉन होता है, उसका रोल अदा करते थे। क्या करते थे? जमींदारों को भूमि के स्वामी घोषित कर दिया गया और इनको भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि देनी होती थी, परंतु इन जमींदारों को स्वतंत्रता थी कि ये किसानों से कितना भी पैसा वसूल कर सकते थे। भूमि को जोतने वाले जो वास्तविक किसान थे, उनकी आय बहुत कम थी। उनके पास कोई पैसा नहीं बचता था निवेश करने के लिए, और दूसरी ओर जो जमींदार थे, वो अपना जीवन शैली सुधारते जा रहे थे। वो विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर रहे थे। तो इस तरह से जो किसान था वो बहुत गरीब होता गया और जो जमींदार थे वो हमारे देश में बहुत ज्यादा रईस होते गए। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण। अभी हमने देखा कि कृषि का भी शोषण हुआ और उद्योगों का भी हुआ। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में औद्योगिक क्षेत्र अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। भारत का हस्तशिल्प अपनी विविधता और गुणवत्ता के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यानी ये था कि हमारे देश का जो बंगाल था, पहले जो बंगाल पश्चिम बंगाल है और जो बांग्लादेश है, ये भारत में होता था। तो बांग्लादेश का जो ढाका है, ढाका का जो मलमल है, ये पूरे विश्व में फेमस था। तो इस तरह से हमारे देश का जो हस्तशिल्प है, ये पूरी दुनिया के में एक नाम था। परंतु अंग्रेजों के आने के कारण इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। भारत के हस्तशिल्प उद्योग की विदेशी मांग उनकी निर्यात शुल्क पर भारी शुल्क के माध्यम से नष्ट हो गई। मतलब क्या यहाँ पे जो भारत का जो उद्योग था, भारत के जो हस्तशिल्प थे, इन पर टैक्स लगाने लगी सरकार
कि आप यदि अमेरिका भेजोगे या इंग्लैंड भेजोगे तो आपको इतने रुपए कर देना पड़ेगा। तो ऐसे में जो भारत का हस्तशिल्प था वो महंगा होने लगा। तो महंगा होने लगा तो विश्व के दूसरे देश इनको खरीदने से में कमी कर दिया। जो अच्छा व्यापार चलता था वो धीरे-धीरे कम हो गया। अब दूसरा ये भी तरीका था, देखिए भारत के हस्तशिल्प उद्योग की घरेलू मांग भारतीय बाजार में ब्रिटिश वस्तुओं के मुक्त आयात से नष्ट हो गई। दूसरी तरह से ऐसे भी शोषण हुआ कि भारत की चीजें, भारत का जो कपड़ा भारत में बिकता था, मान लो ये बिकता है 100 रुपए मीटर, और विदेशी जो कपड़ा था वो 60 रुपए मीटर वो बेचने लगे, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इंग्लैंड अपना कपड़ा मान लो भारत में बेच रहा है, वो सस्ते में बेचने लगा 60 रुपए में, और हमारा कपड़ा कितने रुपए में बिक रहा है? 100 रुपए। तो जो हमारी घरेलू मांग थी ये भी नष्ट हो गई। तो यानी हमारा जो उद्योग है घरेलू और विदेशी दोनों तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि इनकी नीतियां ऐसी थी कि जब हम अपना सामान को विदेश भेजेंगे तो उसमें बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था, जबकि विदेशी अपना सामान भारत में कम टैक्स में बेचते थे, जिसकी वजह से उनकी वस्तुएं बहुत सस्ती हो गई। तो हम कौन सा सामान खरीदेंगे? हम सस्ता सामान खरीदेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का औपनिवेशिक शोषण, ये अभी मैंने बताया, ये विभेदकारी प्रशुल्क नीति, जो टैक्स लगता था ये भेदभावपूर्ण था। जब हम अपना सामान विदेश भेजते थे तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, बहुत ज्यादा टैक्स। और जब विदेशी अपना सामान हमारे देश में बेचते थे तो ये बहुत सस्ता होता था, इस पर टैक्स नहीं होता था। इसके कारण से जो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार था वो समाप्त हो गया, या हम कच्चे माल के बस निर्यातक बन गए और कुछ नहीं, और जो तैयार माल है उसको खरीदने लगे। हम अपना कच्चा माल भेज देते थे विदेश में और तैयार माल हम महंगे में खरीदते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस किस तरह से हमारे देश का शोषण हुआ। चौथा पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की निम्नदार, यानी हमारे देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय थी वो भी बहुत कम हो गई थी। कृषि क्षेत्र पर हम बहुत ज्यादा निर्भर थे, लगभग हमारे देश की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, और कृषि तो खुद गरीब थी। तो अब आप सोचिए कि हमारे देश की क्या हालत थी। लोगों के पास नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था, उद्योग नहीं था, ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे। तो इस तरह से हमारे देश में जो गरीबी का मुख्य कारण था वो कृषि पर निर्भरता था, और कृषि का बहुत पिछड़ापन था। निर्धनता, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के समय एक बड़ी समस्या निर्धनता थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश के अधिकांश लोग अपने दैनिक आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर पाते थे। आप देखते थे कि अभी तो आपको गरीब या भिखारी लोग बहुत कम आसपास दिखेंगे, पहले के समय में बहुत ज्यादा गरीब पाए जाते थे। आप देखेंगे जहां पे भी बहुत सारे लोग भीख मांगते हुए दिखेंगे। अभी तो ये स्थिति बहुत कम हो गई है, क्योंकि सरकार की योजना इतनी सारी हैं कि व्यक्ति को भूखा नहीं रहना पड़ता। चौथा प्रश्न है हमारा, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है क्यों? देखिए हमको किसके बारे में बताना है? कृषि के बारे में। ये बोल रहा है रीढ़ की हड्डी है क्यों? आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी का क्या इम्पोर्टेंस है? यदि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता? क्या आप दैनिक कार्य कर पाते? नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि ये कृषि की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का मतलब है हमको कृषि को ये बताना है कि इसका महत्व बताना है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, यानी हमको कृषि का महत्व बताना है। पहला है जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां देश की जनसंख्या का बड़ा भाग का जो जीवन निर्वाह है वो कृषि पर निर्भर है। लगभग हम 60% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप पर कृषि पर निर्भर है। दूसरा है हमारा उद्योगों के लिए कच्चा माल। देश में जूट है, कपास है, चीनी है, तेल है आदि प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से। तो इस तरह से ये उद्योग भी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। रोजगार की प्राप्ति, जब 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो इनको रोजगार भी कहाँ से प्राप्त होगा? रोजगार भी कृषि से प्राप्त होता है। खाद्य सामग्री की आपूर्ति, भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग शाकाहारी है। ये इम्पोर्टेंट बात है
कि हम लोग कैसे हैं, ज्यादातर शाकाहारी हैं। तो हमारे भोजन का जो मुख्य हिस्सा है वो कृषि उपज पर ही निर्भर करता है। तो हम खाने के साथ साथ हमको जीवन की अनेक आवश्यकताएं हैं, कपड़े हैं या जीवन की आवश्यकता से तात्पर्य है, यदि आपको घर बनाना है तो लकड़ी की आवश्यकता है, सीमेंट की आवश्यकता है, गिट्टी की आवश्यकता है। तो हम खाद्य सामग्री के अलावा भी अन्य चीजों पर भी हम कृषि पर निर्भर हैं। इसके अलावा कृषि विदेशी व्यापार का भी स्रोत है, सरकार की आय भी कृषि से प्राप्त होती है। परिवहन उद्योग भी बहुत अधिक कृषि पर निर्भर है। जैसे रेल है, बस है, ठेले का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? कृषि आगत पे किया जाता है। तो इस तरह से रोजगार भी बढ़ता है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी हमको कृषि से प्राप्त है। विश्व के मानचित्र में भारत को एक सम्मानित स्थान दिलाने में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत का विश्व उत्पादन में चाय व मूंगफली में प्रथम स्थान है। चावल है, कपास है, गन्ने हैं, जूट है, इनमें हमारा पूरा दुनिया में दूसरा नाम है। हमारे देश में लाख का उत्पादन बहुत अधिक होता है। पशु जनसंख्या जो हमारे देश की है विश्व में सबसे अधिक है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी कृषि है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है। हमारा 5वां प्रश्न है, औद्योगिक नीति 1956 के, ये एक नीति होगी, कोई सी उद्योग से संबंधित नीति है जो कब बनी थी? 1956 में। इसके क्या उद्देश्य थे? हमको क्या बताना है कि वो उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब मैंने पहले प्रश्न में बताया था कि हम कोई एक एम लेके, जैसे आप पास होने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो औद्योगिक नीति का क्या उद्देश्य था? 30 अप्रैल 1956 को भारत की नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में नई औद्योगिक नीति के संबंध में कहा था कि 8 वर्ष में महत्वपूर्ण विकास और परिवर्तन हुआ है, नया संविधान बना और उन्होंने बदली हुई स्थिति में नवीन औद्योगिक नीति की आवश्यकता के बारे में कहा कि नहीं, क्योंकि हमारा जो देश जब आजाद हुआ था 1951 में हमारी पहली योजना शुरू हुई थी, है ना, और हमारा देश आजाद हुआ था 47। तो तब ये 1956 के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये 7-8 साल में हमारा जो विकास नहीं हो पा रहा है देश का, अब हमें नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा कि क्यों आवश्यकता है? सबसे पहला कारण तो ये था कि औद्योगिकीकरण की गति में तीव्र वृद्धि, उद्योग तो बढ़ रहे थे लेकिन इसमें कैसी वृद्धि चाहिए थी? तीव्र वृद्धि करना पड़ेगा, भारी उद्योगों का विकास करना पड़ेगा। 1956 के पहले भी ज्यादातर लघु और कुटीर उद्योग चल रहे थे, तो इससे काम नहीं चलेगा। अब हमको बड़े उद्योग ही स्थापित करने पड़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा, यानी सरकारी कामकाज में वृद्धि करनी पड़ेगी, सरकारी उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे, कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगों का विस्तार करना पड़ेगा। ये भी जो छोटे-छोटे मात्रा में या कम मात्रा में थे, तो इनको भी बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता और योजनाएं बनानी पड़ेंगी। कुटीर व लघु उद्योग का विस्तार पढ़ लिया था हमने। संतुलित औद्योगिक विकास करना। संतुलित शब्द का मतलब आप देख लीजिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है क्षेत्रीय संतुलन। जैसे मैंने अभी बताया था कि महाराष्ट्र है, ये बहुत उद्योगों में सबसे आगे है और एमपी उसके तुलना में पिछड़ा हुआ है, यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है और यहाँ उद्योगों की भी कमी है। तो जो योजना थी, ये नीति थी, इनका उद्देश्य था कि हम पूरे देश का संतुलित औद्योगिक विकास करें। एकाधिकार एवं आर्थिक केंद्रीकरण को रोकना। ऐसा ना हो कि यहाँ पे केवल 2 व्यक्ति को रोजगार मिले या 2 व्यक्ति उद्योग स्थापित करें। हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या है, सबके पास काम हो, सबके पास कुछ न कुछ रोजगार हो। आय तथा धन के वितरण की असमानता को कम करना। वही बात जो मैंने कहा कि 2 उद्योगपति बस ना हो देश में, बहुत सारे लोगों के पास रोजगार हो। रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा श्रमिकों के कार्य की दशा में सुधार। ये भी मुख्य उद्देश्य था 56 की औद्योगिक नीति का कि रोजगार में हमको वृद्धि करना है और श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना है। ऐसा ना हो कि इनको बहुत कम वेतन दिया जाए, इनसे 10 घंटे काम कराया जाए। तो सरकार का ये उद्देश्य भी था कि हमको रोजगार तो बढ़ाना है, परंतु श्रमिकों की दशा में भी सुधार करना है। तो इस मायने पे हमारे देश में जो औद्योगिक नीति है 1956
बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर देश में उद्योगों में बहुत अधिक विकास हुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा स्वेज नहर वाला। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 अंक का। उससे संबंधित मैं ये आपको चित्र दिखा रही हूँ। आप इसको समझ लोगे तो आप याद अच्छे से रख पाओगे। स्वेज नहर मार्ग बनने से व्यापार सुगम हो गया, ये स्पष्ट करना है। सुगम यानी सरल हो गया। ये इधर हमारा ये भारत दिख रहा है और ये व्यापार हमारा यूरोपीय कंट्रियों से मान लो यदि होना रहता था तो ये इस तरह से हमारे जल मार्ग के माध्यम से हम व्यापार करते थे। परंतु प्रशांत महासागर और लाल सागर से होता हुआ एक ये जो मार्ग बीच की लाइन दिख रही है रेड वाली, ये थी हमारी स्वेज नहर। ये कब बन के तैयार हो गई थी? 1869 में। तो आप ये दोनों में तुलना करके समझ जाइए कि ये डिस्टेंस कितना, ये जो पीली लाइन आपको दिख रही है ये कितनी लंबी है और ये लाल लाइन देखिए ये कितनी आसानी से हम भारत पहुंच जा रहे हैं। तो यदि व्यापार करना है तो ये पीली लाइन वाला मार्ग बहुत लंबा होगा और ये मार्ग बहुत छोटा होगा। तो ये मिस्र के द्वारा निर्मित, ये मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है और बहुत महत्वपूर्ण नहर है। ये है हमारी स्वेज नहर, जिस पर आज भी हमारा ज्यादातर व्यापार जो होता है इसी नहर के माध्यम से होता है। प्रश्न है हमारा, क्या 1869 में स्वेज नहर का मार्ग के कारण व्यापार सुगम हो गया? स्पष्ट कीजिए। स्वेज नहर उत्तरी पूर्वी मिस्र में कृत्रिम समुद्री जल मार्ग है। कृत्रिम मतलब ये बना हुआ नहीं था, ये मनुष्यों के द्वारा मानव निर्मित है, मनुष्यों ने बनाया था। यह भूमध्य सागर को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पेज क्रमांक 9 में दिया है, आप उससे भी देख के समझ सकते हैं। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग है। 1989 में इसके खुल जाने से परिवहन की लागत बहुत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। आपको मैंने चित्र दिखाया, उससे आपने समझ गए होंगे कि जब दूरी कम हो जाएगी तो परिवहन की लागत भी क्या होगी? कम हो जाएगी। स्वेज नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया। इससे लगभग 6000 मील की दूरी की बचत हो गई। जो पीली वाली लाइन का राउंड बड़ा था वो दूरी कितनी कम हो गई? 6000 मील दूरी कम हो गई। अनेक देशों का ईरान, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार की सुविधा हो गई और व्यापार बढ़ गया। स्वेज नहर के कारण ही भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। स्वेज नहर के मार्ग से खनिज तेल, रासायनिक पदार्थ, मशीनें, औषधि, वैज्ञानिक उपकरण आदि का आयात किया जाता है। एशियाई देशों से अभ्रक, मैग्नीज, चाय, जूट, रबर, कपास, मसाले, चीनी, चमड़ा, ये सारे जो निर्यात हैं उत्तरी अमेरिका को निर्यात किया जाता है। तो मेरा ये बताने का ये पॉइंट्स में उत्तर नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए पॉइंट्स में लिख दिया कि आपको याद करना आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात है इससे आप ये समझ गए होंगे कि स्वेज नहर हमारे देश के व्यापार में कितना महत्वपूर्ण रोल है। प्रश्न 2 है, ये सभी प्रश्न 5 अंक के हैं। स्वेज नहर वाला भी 5 अंक का है, ये वाला भी 5 अंक का है। कुटीर तथा लघु उद्योगों से क्या अभिप्राय है? हमको ये बताना है लघु एवं कुटीर उद्योग क्या है। भारत के आर्थिक विकास में इन उद्योगों का मतलब है कुटीर और लघु, इन उद्योगों का महत्व क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योग में निहित है। भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योग में निहित है। कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के द्वारा पूर्णकालिक या अंशकालीन के रूप में चलाए जाते हैं। पूर्णकालीन और अंशकालीन का मतलब ये है, कभी कभी मुख्य रूप से केवल कुटीर उद्योग का काम करते हैं और अंशकालीन का मतलब है खेती कर रहे हैं और साथ में जब भी टाइम बच रहा है तो हम अपना कुटीर उद्योग चला रहे हैं। कुटीर उद्योग में हस्तक्रिया की प्रधानता होती है, मतलब जो भी काम होता है वो हाथ से होता है। और कुटीर उद्योग में जो मांग होती है वो स्थानीय मांग पूरा करते हैं
कुटीर उद्योगों में पूंजी का जो विनियोग होता है वो बहुत कम होता है, नाम मात्र को होता है, यानी इसमें ज्यादा लागत नहीं लगती। उद्योग प्रायः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। लघु उद्योग सामान्य रूप से श्रमिकों और मशीनों की सहायता से मुख्य धंधे के रूप में चलाए जाते हैं, यानी ये मुख्य बिजनेस होता है लघु उद्योग। और कुटीर उद्योग में क्या होता है, हम घर में ही परिवार के सदस्य उद्योग स्थापित करते हैं, उसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। लघु उद्योगों में मशीनों की प्रधानता होती है और जब मशीनें होंगी तो पूंजी भी अधिक लगाई जाएगी। और लघु उद्योग प्रायः शहरी क्षेत्र में स्थापित होते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि कुटीर का मतलब है छोटा उद्योग और लघु उससे थोड़ा बड़ा जो उद्योग होता है उसे हम लघु उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग की जो मुख्य विशेषता है ये परिवार के द्वारा, और इसमें श्रमिक यानी दूसरों को भी हम काम देते हैं और मशीनों का उपयोग किया जाता है, इसे हम लघु उद्योग कहते हैं। भारत में आर्थिक विकास में उद्योगों का महत्व। पहला है संतुलित आर्थिक विकास। उद्योगों को देश के सभी राज्यों में एक समान दृष्टिकोण से स्थापित नहीं किया जा सकता। बड़े उद्योगों को इस दृष्टि से कुटीर एवं लघु उद्योग को स्थापित करके संतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है। कम पूंजी अधिक उत्पादन। देश में पूंजी का अभाव है जबकि यहाँ श्रम शक्ति बहुत अधिक है, यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में कुटीर एवं लघु उद्योगों में थोड़ी सा पैसा लगाकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। यानी लघु और कुटीर उद्योगों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, हम कम पूंजी में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। गांव का बहुमुखी विकास। भारत गांव का देश है, यदि देश का विकास करना है तो सर्वप्रथम गांव का विकास करना चाहिए। गांव का विकास लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे के माध्यम से किया जा सकता है। चौथा है आयात पर कम निर्भरता। कुटीर एवं लघु उद्योगों को कच्चे माल तथा तकनीकी ज्ञान के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि यदि हम इनके जगह में बड़े उद्योगों को स्थापित करेंगे तो उनकी मशीनरी है, उनकी तकनीक है, उसके लिए हमको विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से है, लघु एवं कुटीर उद्योग। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन हम लघु कुटीर उद्योग में करते हैं। ये बड़े उद्योगों की पूरक इकाई के रूप में भी काम कर सकते हैं। और हमारे देश की जो ज्यादा जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, तो यदि लघु और कुटीर उद्योग अधिक खुल जाएंगे तो कृषि पर जो जनसंख्या का दबाव है वो भी कम हो जाएगा, हमारे देश का निर्यात बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये लघु और कुटीर उद्योगों के बहुत सारे महत्व के पॉइंट बनते हैं इसमें। प्रश्न तीसरा है, भारत के मुख्य आयात और निर्यात कौन से हैं? हमको क्या बताना है कि भारत से कौन कौन से आयात और निर्यात होते हैं। फिर है, भारत में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, यानी हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, इनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। भारत के मुख्य आयात कौन कौन सी चीजें हमारे देश में आयात होती हैं, ये तो जानते ही हो आप। कच्चा तेल, पेट्रोलियम, सोना, कीमती पत्थर, दूरसंचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, तेल, प्लास्टिक, चिकित्सा उपकरण है, सैन्य उपकरण है, ये सब चीजें हम भारत में आयात करते हैं। और निर्यात की भी बहुत सारी चीजें हैं, चाय है, कॉफी है, तिलहन है, चावल, मसाला, औषधि, हाँ मेडिसिन, दवाइयां भी यहाँ आएगा, तंबाकू है, रसायन है, और मेडिसिन भी हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होती है। तो कौन कौन से आयात और निर्यात हैं ये है। अब है हमारा भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। सबसे पहला है हमारा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। यदि हमको निर्यात बढ़ाना है तो उत्पादन में वृद्धि करना पड़ेगा। दूसरा है, यदि हमें निर्यात बढ़ाना है तो संतुलित औद्योगिक विकास भी करना पड़ेगा। वित्तीय संस्थानों की स्थापना। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे बैंकिंग सुविधाएं दे रही है जिससे लोग अपने अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकें और उत्पादन को बढ़ा सकें। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण, जो उद्यमी हैं यदि उनको प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, बहुत सरकार समय समय पे बहुत प्रशिक्षण आयोजित करती है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में है जिनमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े उद्योगों को प्रशिक्षण सरकार देती है। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब हमारे जो
उत्पादन की हुई चीजें हैं इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, यदि ये अच्छी क्वालिटी की होगी तो हमारा निर्यात अपने आप बढ़ जाएगा। उद्योगों का आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण होने से हमारी उत्पादन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। अनुसंधान को भी बढ़ावा देना और प्रतिबंधों की समाप्ति। आयात निर्यात में जो कुछ प्रतिबंध होते हैं जिसकी वजह से हमारा व्यापार नहीं हो पाता, इनमें भी अब धीरे धीरे कटौती की जा रही है। वैश्वीकरण और एलपीजी फॉर्म जो है आपका लेसन है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उसके तहत बहुत सारे जो व्यापार हैं उन पर भी प्रतिबंध समाप्त हो गए। तो ये पॉइंट भी बहुत सारे हैं, आप 3-4 पॉइंट को अच्छे से डिटेल से लिख लेना। चौथा प्रश्न है भारतीय योजनाओं की 4 उपलब्धियां। उपलब्धियों का मतलब क्या होगा? सफलता। हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे हमको कौन कौन सी उपलब्धियां या सफलताएं प्राप्त हुई हैं, ये हमको इसके उत्तर में लिखना है। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वो आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। इसका मतलब है कि हमारा देश विकास कर रहा है। यदि पैसा बढ़ रहा है हमारे देश का मतलब है हमारा देश विकास कर रहा है। ये तो साधारण सी बात है, मैंने आंकड़े इसलिए लिख दिए हैं कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। वैसे जरूरी नहीं है कि आप इनको याद करें। पहले नियोजन की अवधि के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? बहुत कम थी, 0.5% थी। जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई? 6.8%। तो आप अंतर यहीं देख सकते हैं कि पहले 0.5 थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी हो गई? 6.8। तो पहले के तुलना में हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इसका उदाहरण भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। वही जो मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि आपके दादाजी की आय 1919 रुपए, पापा की तनख्वाह 10,000 और आपकी हो जाएगी 1,00,000 रुपए। तो दिनों दिन जो प्रति व्यक्ति आय हो रही है ये किसका नतीजा है? हमारी योजनाओं का, नियोजन का। तो पहले जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी वो नाम मात्र की थी, बहुत कम लोगों की तनख्वाह होती थी, 5 रुपए 6 रुपए ऐसे महीने की तनख्वाह होती थी। तो कहने का मतलब है अब जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है हमारे देश की वो भी बहुत अधिक बढ़ गई है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय देखने से क्या होता है? ये पता चलता है कि वस्तुओं और सेवाओं की अधिक उपलब्धता बढ़ गई है। लोग अधिक से अधिक अपने पे खर्च कर रहे हैं, यानी उनका जीवन स्तर सुधर रहा है। तीसरा है हमारा कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन। क्या फायदा हुआ कृषि के नियोजन से? कृषि में नियोजन से बहुत अधिक बदलाव आए। कृषि के भूमि 2 तरह से इसमें सुधार आया। कृषि भूमि सुधार के द्वारा, यानी कृषि की जो भूमि है उसमें सुधार किया गया। राज्य और भूमि जोतने वालों के बीच जो मध्यस्थ थे, जैसे जमींदारी प्रथा थी, ये सब समाप्त हो गई। लगान जो कर था, कर का सिस्टम में भी चेंज हो गया और जो चकबंदी जोत का जो आकार था उसकी भी सीमा निर्धारित कर दी गई। क्या हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो जमींदार थे इनके पास पूरे के पूरे 30 गांव, 40 गांव, 20 गांव, इस तरह पूरे पूरे गांव की जमीन कुछ लोगों के पास थी। परंतु स्वतंत्रता के बाद गवर्नमेंट ने सीलिंग नियम लेके आई और उसने डिसाइड कर दिया कि हर एक व्यक्ति के पास 20 एकड़ या 30 एकड़, इससे अधिक जमीन नहीं होगी। उसका फायदा क्या हुआ कि जो खेती थी वो सभी के पास चली गई। हर एक व्यक्ति के पास लगभग कृषि भूमि उपलब्ध हो गई। तो कृषि भूमि में भी बहुत अधिक सुधार हुआ और प्रौद्योगिकी में भी सुधार हुआ। आप हरित क्रांति तो अच्छे से जानते ही हैं कि हरित क्रांति की वजह से हमारा उत्पादन बहुत अधिक बदल गया और बढ़ गया। उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण। पंचवर्षीय योजना में आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योग, पूंजीगत यानी लोहा, इस्पात, मशीनरी, खाद, इनको बहुत अधिक लाभ हुआ क्योंकि हम उद्योगों पर भी धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगे। अभी हमने पढ़ा था ना पहले प्रश्न में औद्योगिक नीति। तो इस तरह सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं चलाई जिससे कि हमारे देश में उद्योग का तेजी से विकास होने लगा और आज हम पूरे दुनिया में एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं।
इसके अलावा भी और पॉइंट हैं। आर्थिक आधारित संरचना का विकास हुआ, यातायात और संचार के साधन है, सिंचाई के साधन है, हमारी बिजली की क्षमता है, बैंकिंग और बीमा की जो सुविधाएं हैं पहले बिल्कुल नहीं थी। आप खुद देख रहे हैं हमारे देश में कितनी रेलवे लाइनें, रेल नेटवर्क फैल चुका है, इतनी ज्यादा एरोप्लेन की कंपनियां हो गई हैं, फोन के नेटवर्क कितने हैं, कितने तरह के फोन आने लगे। तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं किसके कारण है? भारतीय योजनाओं के कारण। सामाजिक आधारित संरचना में भी सुधार हुआ। सामाजिक आधारित संरचना दो चीज से बनती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों के कारण भी हमारे देश में सामाजिक आधारित संरचना में वृद्धि हुई है। रोजगार में वृद्धि हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने कई रोजगार की योजनाएं शुरू की। इसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ गया। हमारा आयात तो बढ़े ही हैं, लेकिन निर्यात भी हमारे देश से, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की वस्तुएं भी हमारे देश में निर्यात होने लगी हैं। अभी मैंने बताया कि हमारे देश में दवाइयाँ हमारे देश से, अभी कोरोना की वजह से कितने देशों में हमारे देश से दवाइयाँ निर्यात की गई। तो ये जो जितना अच्छा हुआ है हम ये मान सकते हैं किसकी वजह से है? भारतीय योजनाओं की वजह से। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित आर्थिक चुनौतियां। कब? जब स्वतंत्रता के समय, यानी जब हम आजाद हुए थे, जैसे ही हम आजाद हुए, जब हमारा देश नया देश भारत देश बना, तब हमारे सामने कौन कौन सी आर्थिक चुनौती थी, यानी पैसे से संबंधित। पहले थी हमारे पास जनसंख्या की समस्या। ये तो पहला पॉइंट है, ये कभी भी लिख सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की सबसे बड़ी समस्या उसकी जनसंख्या थी। औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ापन, अंग्रेजों के शोषण और आर्थिक नीतियों के कारण औद्योगिक क्षेत्र अत्यंत पिछड़ गया था। लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था। आधारभूत संरचना हमारे देश में अपर्याप्त थी। रोड नहीं थी, सड़क नहीं थी, ट्रेनें इतनी नहीं थी, बिजली नहीं थी, बैंक नहीं थे, इतने स्कूल और हॉस्पिटल्स नहीं थे। तो ये सारी चीजें हमारे देश में नहीं थी। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की निम्न दर, ये भी आप समझ गए होंगे कि बहुत कम थी, हम कई बार समझ चुके हैं। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, ये भी आप पॉइंट बस याद कर लीजिए कि हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। और निर्धनता, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे पास रोजगार नहीं था, हम कृषि पर निर्भर थे और ज्यादातर लोग निर्धन थे। तो इस तरह से ये इकाई हमारी 6 समाप्त होती है। ये इकाई थोड़ी बड़ी थी। आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे नोट कर लीजिए। और सारे बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो ये तो सरकार तय करेगी कि आगे की कोरोना की स्थिति कैसी है, तभी अपन कुछ समझ पाएंगे। लेकिन आपको इस वर्ष का जो कोर्स है वो तो पूरा करना ही चाहिए। और यदि आपको परीक्षा के पैटर्न के अनुसार पढ़ाई अपनी बीच में नहीं रोकना चाहिए। थैंक यू।